चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पर भारत की मिट्टियों के बारे में बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रकार से हम लोग जितने भी मिट्टियाँ हैं उन सबको एक एक करके देखते हुए चलेंगे। और इससे पहले का जो हमारा टॉपिक था, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा है, चट्टान देखा था। तो चट्टान को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चट्टान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब चट्टान आपको अच्छे से पता रहेगा तभी आप मिट्टियों को, मतलब जो भारत की मिट्टियाँ हैं उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको 8 प्रकार का चट्टान बताया हुआ है। आर्कियन बताया, धारवाड़ बताया है ना, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, इस प्रकार से जितने भी चट्टान हैं सभी को हम लोगों ने देखा है। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान देंगे तो जहाँ जहाँ पर जो चट्टानें हैं उसी उसी के आसपास ये मिट्टियाँ भी देखने को मिलेंगी। मतलब हालांकि मिट्टियाँ तो वहीं पर रहेंगी जहाँ पर चट्टान है, लेकिन जैसे कि मैं बोलना ये चाहता हूँ कि ये मानकर चलिए ये वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर हम लोगों ने दक्कन ट्रैप देखा हुआ है। तो ये दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र में काली मिट्टी मिलती है। ठीक है, ये मैं आपको समझाया हुआ था। काली मिट्टी कहाँ पे? दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र में। जिस प्रकार से जो अग्नि चट्टान होता है, आर्कियन चट्टान होता है, या फिर अग्नि चट्टान, या फिर इग्नियस रॉक जो होता है, तो ये जो अग्नि चट्टान जहाँ जहाँ पे रहेगा वहीं पर इस प्रकार से हमको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगा, है ना। इस प्रकार से लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगा। तो ये चट्टानों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाएंगी। अगर ये हिमालय वाले क्षेत्र में, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाएंगी, है ना। इस प्रकार के हम लोग भारतीय चट्टानों को 8 भागों में बांटे हुए हैं। देखो, अलग अलग चट्टानों के यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी ये वाले क्षेत्र में है ना, जहाँ पर हमको जो टर्सरी क्रम की चट्टान देखने को मिलती है, यही वाला क्षेत्र है ना। यहाँ पर क्या रहता है, टर्सरी क्रम का चट्टान है। तो टर्सरी क्रम की चट्टान जहाँ पर है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। लाल पीली मिट्टी मैंने आपको समझा दिया कि जहाँ पर अग्नि चट्टान है, इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र में, वहाँ पर लाल पीली मिट्टी है। काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी कहाँ पर है? जहाँ पर इस प्रकार से दक्कन ट्रैप वाला हिस्सा है ना, जहाँ पर दक्कन ट्रैप है उसी वाले क्षेत्र में क्या है, काली मिट्टी या फिर रेगुड़ मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हमेशा बारिश होने की संभावना इस वाले क्षेत्र में जैसे रहती है, उसी वाले क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ये वाला क्षेत्र हो गया, कुछ ये वाला क्षेत्र हो गया, मेघालय का कुछ ये वाला क्षेत्र हो गया, है ना। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु वाला क्षेत्र। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो, मतलब बारिश होने की संभावना ज़्यादा होती है। मतलब कि वहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा ज़्यादा होती है। जहाँ जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ वहाँ पर क्या हो जाता है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाएगी तो वहाँ पर निक्षालन होता है, लीचिंग हो जाता है ना, मिट्टी का वहाँ पर निक्षालन हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर लेटराइट मिट्टी बनता है। आगे हम लोग देखेंगे कैसा होता है। पर्वतीय मिट्टी को हम लोग जैसे कि देखते हैं, ये पर्वतीय मिट्टी इस वाले क्षेत्र में है। जहाँ जहाँ पर हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र हो गया, भारत में भी कहीं कहीं पर जो पर्वत पहाड़ वाला क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी मिलता है। इसके बाद यहाँ पर शुष्क मिट्टी अथवा मरुस्थलीय मिट्टी, एरिड सॉइल इसको बोलते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर शुष्क मिट्टी मिलेगा या फिर वहीं पर एरिड मिट्टी मिलेगा, है ना, मतलब एरिड सॉइल मिलेगा। उसके बाद लवणीय मृदा, मतलब कि सलाइन सॉइल, और एक होता है पीट मृदा, पीट या फिर जैव मृदा। ठीक है, इसको पीट एंड ऑर्गेनिक सॉइल भी कहते हैं, मतलब इंग्लिश में पीट एंड ऑर्गेनिक सॉइल। तो ये कहाँ पर मिलेगा, ये दोनों कहाँ पर मिलेगा, ये ऐसे समुद्र के आसपास वाले क्षेत्र में। मतलब कि जैसे कि ये वाले क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ, कच्छ गराड़ वाला क्षेत्र है, ये कच्छ गराड़ वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सलाइन सॉइल मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, सलाइन सॉइल मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर समुद्र का पानी अंदर घुसा हुआ है। समुद्र का पानी स्थल वाले क्षेत्र में घुस गया है। जैसे कि झील में क्या होता है, समुद्र का पानी, जैसे कि कोई लेगुन झील वगैरह है, समुद्र किनारे आसपास में ऐसा कोई लगे लेगुन झील है, तो झील में समुद्र का पानी अंदर घुस जाता है ना। और समुद्र का पानी अंदर घुसा हुआ है, समतल जगह कोई मैदान में ऐसे समुद्र का पानी अंदर घुसा है, धीरे धीरे वो एक मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। वो जो मैदान है वो, मतलब वहाँ पर जो मिट्टी पाया जाएगा, जहाँ पर समुद्र का पानी अंदर आया हुआ है, वो सलाइन सॉइल रहेगा। मतलब उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होगी, उसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी उस मिट्टी में, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सलाइन सॉइल में, मतलब सलाइन सॉइल बोलते हैं। ठीक है, लवणीय मृदा बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर पीट अथवा जैव मृदा। ठीक है, ये हम लोग आगे समझेंगे। कहीं कहीं पर डेल्टा बनता है, इस प्रकार से डेल्टा जहाँ जहाँ पर बनता है उस वाले क्षेत्र में यहाँ पर पीट और जैव मृदा बन जाता है। जैसे सुंदरवन का डेल्टा हो गया, महानदी का डेल्टा वाला क्षेत्र हो गया। तो जहाँ जहाँ पर डेल्टा है, डेल्टा वाले के आसपास में ही क्या मिलता है, ज़्यादा पीट और जैव मृदा बनता है, क्योंकि वहाँ पर जो डेल्टा बनता है वो जैविक जो ऑर्गेनिक सॉइल होता है वो उसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये फिलहाल ये दोनों तो लास्ट में इसको देखेंगे। ठीक है, समुद्र के आसपास इस क्षेत्र में ये दोनों मिट्टी पाया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो 6 मिट्टी और है, इसको देखते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा है। ठीक है, चलिए अब एक एक मिट्टी को मैं बहुत विस्तार से समझाते हुए चलूँगा। इसका क्या क्या विशेषताएं सबको यहाँ पर डिटेल में लिखा गया है, तो उन सबको एक एक करके देखते जाएंगे। आप इसका चाहें तो अच्छे से नोट्स बना लीजिए, बढ़िया से एक डायग्राम बना लीजिए कॉपी में, और सभी मिट्टी को इस प्रकार से वहाँ पर बना करके आप लिखते जाइए। ऐसा एक बड़ा सा डायग्राम बनाने के बाद उसमें क्या करिए, जितने भी मिट्टी है उसको ऐसे एरो डाल डाल के
उसके बारे में जो विशेषताएं इसी अगल बगल में ही लिखी है, ज़्यादा दूर में लिखेंगे या फिर दूसरे पेज में लिखेंगे तो वहाँ पर आपको याद करने में दिक्कत होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो एक बार आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पर जो मिट्टी है इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है। ये काली मिट्टी है ना, ये लेटराइट मिट्टी है, ये लाल पीली मिट्टी है, और यहाँ पर जो मिट्टी रहेगा ये वाले क्षेत्र में वो पर्वतीय मिट्टी कहलाएगा। पर्वतीय मिट्टी कहलाएगा, है ना। कितना हुआ, 1 2 3 4 5। एक और कौन सा है, ये है। ठीक है, शुष्क मृदा, शुष्क मृदा या फिर एरिड सॉइल। और बाकी लास्ट वाले 2 इसको हम देखेंगे आगे। यहाँ पर मतलब समुद्र के किनारे ये वाले क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पर गुजरात वाले क्षेत्र में ज़्यादा ये सलाइन सॉइल मिलता है ना, मतलब ये सलाइन सॉइल ज़्यादा मिला है गुजरात वाले क्षेत्र में। और सुंदरबन के आसपास वाला जो डेल्टा वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये पीट एंड ऑर्गेनिक सॉइल मिलता है। ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिक सॉइल यहाँ पर मिलेगा, ऐसे हैं। तो ये जितने भी मिट्टी यहाँ पर है भारत में उसको मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से दर्शाया हुआ है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ठीक है, एलुवियल सॉइल के बारे में बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी होता है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, याद रखेंगे। भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है, क्योंकि जितने भी नदियां हैं, नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी मिलता है। और जलोढ़ मिट्टी को मैंने आपको बताया था ना, बांगर खाद और 2 प्रकार से मिलता है। देखो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी को काली मतलब कांप मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं, कांप मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा कर रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, मतलब पूछा जाता है। इसी प्रकार से कछारी मिट्टी बोलते हैं, खास करके हमारे छत्तीसगढ़ में एक कछारी मिट्टी को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसी को कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नदियों के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है उसको कछार बोलते हैं। ठीक है, नदियों के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, कछार बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में आप सुने भी होंगे कई बार। तो कांप मिट्टी बोलेंगे, मतलब कांप मृदा बोलेंगे, कछारी मिट्टी भी बोलेंगे। और भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में ये मिट्टी पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। अब नदियों के आसपास वाला जो क्षेत्र है, जैसे कि नदी है, ये नदी है यहाँ पर, इन नदियों के आसपास वाला जो क्षेत्र रहेगा उसको हम खादर बोलेंगे। नदियों के आसपास में जो मिट्टी मिलेगा ये इस प्रकार से, यहाँ पर जो मिट्टी मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे। ये क्या होता है, ये बाढ़ का पानी की वजह से, मतलब हर साल जब बाढ़ आता है तो यहाँ पर एक नया मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे कि नदी में बाढ़ आएगा ना, ये नदी इस प्रकार से है, इस प्रकार से नदी है, और नदी के आसपास वाले क्षेत्र में क्या होगा, बाढ़ आएगा तो पानी भर जाएगा इस प्रकार से, है ना। बाढ़ आने की वजह से क्या होगा, इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र में पानी आ जाएगा। पानी आने की वजह से वहाँ पर एक नया मिट्टी का लेयर बनता है। मतलब जब बाढ़ का पानी जब वहाँ पर कम हो जाता है तो एक नया मिट्टी का परत चढ़ जाता है, एक नया मिट्टी का लेयर वहाँ पर बनता है, जो कि नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। और इसी नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर के नाम से जानते हैं। और जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, मान चलो ये वाले क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो यहाँ पर जो मिट्टी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बांगर बोलते हैं। तो बांगर खादर ये 2 प्रकार का होता है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है, नया जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसको हम खादर बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि हिमालय पर्वत हम लोग इस प्रकार से जब पढ़ेंगे तो हिमालय पर्वत से जैसे ही हम नीचे उतरते हैं, मतलब ये शिवालिक श्रेणी, ठीक है, शिवालिक श्रेणी ये इस प्रकार से है। हिमालय पर्वत से जैसे ही नीचे इस प्रकार से उतरते हैं तो यहाँ पर हमको कंकड़ पत्थर बोल्डर बड़े बड़े यहाँ पर चट्टान देखने को मिलते हैं, ऐसे पत्थर वगैरह इस प्रकार से देखने को मिलते हैं बड़े बड़े, इसको भाबर बोलते हैं, है ना, इसको भाबर बोला जाता है। और जैसे ही ये भाबर, देखो ये भाबर क्यों बनता है, नदियों के द्वारा बनाया जाता है। जब नदियाँ इस प्रकार से हिमालय से क्या है, बहुत सारे बर्फ़ हैं हिमालय पर्वत में, तो ये हिमालय पर्वत से बहुत सारे बर्फ़ से नदियाँ इस प्रकार से निकलती हैं, बर्फ़ पिघल पिघल कर नदियाँ बनती हैं। और नदियाँ अपने साथ इस प्रकार से कंकड़ पत्थर जो बोल्डर यहाँ पर रहते हैं हिमालय पर्वत के ढलान में, उसको अपने साथ बहा बहा कर यहाँ पर ला के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भाबर बन जाता है। ठीक है, भाबर कैसे बना, नदियों के द्वारा जो कंकड़ पत्थर को बहा कर लाया गया है, वो जो कंकड़ पत्थर यहाँ पर इसको छोड़ दिया गया है। जैसे ढलान कम हुआ है, ढलान कम होने की वजह से सभी इकट्ठा हो गया, यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो गया है ना। यहाँ से पत्थर मतलब हिमालय से लुढ़कते हुए यहाँ तक आया और यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ है इसी को हम भाबर कहते हैं। अब भाबर से आगे और नदियाँ जब ऐसे बढ़ती हैं आगे तो यहाँ पर फिर नदियाँ
मतलब नदियों का रफ्तार क्या होता है, कम हो जाता है, नदियों की स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है यहाँ पर ऐसे। तो नदियाँ जब यहाँ पर जब निकल करके बाहर आती हैं, मतलब कि भाबर से निकल करके जब नदियाँ बाहर निकलती हैं, भाबर से आगे जब नदियाँ पहुँचती तो यहाँ पर एक वन आच्छादित भूमि बन जाता है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल इस प्रकार से रहेंगे, वन आच्छादित क्षेत्र यहाँ पर मिलेगा। तो यही जो वन आच्छादित क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे जो पेड़ पौधे हरी भरी इस प्रकार से जो हमको जंगल दिखाई देता है, इसको तराई कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तराई बोलेंगे, ऐसे इसको तराई बोलेंगे। और मैंने आपको बांगर और खादर समझा दिया। नवीन जलोढ़ मिट्टी को, नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे। ये नदियों के आसपास वाला क्षेत्र रहेगा। और नदियों से दूर वाला जो क्षेत्र रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे, और उसको हम क्या कहते हैं, बांगर बोलते हैं। तो ये बांगर और खादर, भाबर और तराई, ये चार चीज़ को आप लोग अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। हालांकि ये तराई और ये भाबर, ये जब हिमालय पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर फिर से इसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर आपको ये बांगर और खादर, ये दो चीज़ को दिमाग में रखना है। ठीक है, ये दोनों क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन एक नवीन जलोढ़ मिट्टी है और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो ऐसा टाइप का ये जलोढ़ मिट्टी होता है। तो हमारे भारत में देखा जाए तो बहुत सारे क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। जितने भी नदियां हैं, जैसे कि यहाँ पर महानदी है, तो महानदी के आसपास वाले क्षेत्र में भी क्या है, जलोढ़ मिट्टी मिलता है। हालांकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है ना, छोटी मोटी नदियां हैं, उसके बारे में मतलब नदियों के वैसे से नहीं दर्शाया गया है। यहाँ पर गोदावरी नदी है, इस प्रकार जो भी नदियाँ यहाँ पर हैं, नदियों के आसपास में क्या रहेगा, जलोढ़ मिट्टी रहेगा। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है, हालांकि यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है ना, हालांकि कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी हमारे भारत में देखा जाए तो बहुत बहुत सारे क्षेत्र में फैला हुआ है। मतलब कि सर्वाधिक क्षेत्र में ये जलोढ़ मिट्टी ही फैला हुआ है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी क्या है, सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है, मैं बता दिया, बांगर बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर बोलते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। जलोढ़ मिट्टी में याद रखेंगे क्या बोलते हैं, कछारी मिट्टी भी बोलते हैं और कांप मिट्टी भी इसको कहते हैं। देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ कहाँ पे है भारत में, भारत में इस प्रकार से यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, सभी क्या चीज़ है, लाल पीली मिट्टी है। अब ये लाल पीली मिट्टी मिलेगा कहाँ पे, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेड येलो सॉइल बोलेंगे। तो ये मिलेगा कहाँ पे, ये जो अग्नि चट्टान जहाँ जहाँ पे रहता है, अग्नि चट्टान बोलो या फिर आर्कियन चट्टान बोलो, या फिर इसी को आप इग्नियस रॉक बोलो। तो ये जो अग्नि चट्टान है या फिर आर्कियन चट्टान है, ये वाले क्षेत्र में हम लोगों ने देखे ना, चट्टान में मैं बात की हूँ आपको, मतलब बताया था आपको कि यहाँ पर ये वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या मिलता है, अग्नि चट्टान मिलता है। तो जहाँ जहाँ पर अग्नि चट्टान मिलता है वही वही क्षेत्र है जहाँ पर ये लाल पीली मिट्टी मिलेगा। अग्नि चट्टान के अपक्षय और अपर्दन के माध्यम से, मतलब कि अग्नि चट्टान के विदरिंग के माध्यम से, ठीक है, अग्नि चट्टान के विदरिंग मतलब कि उसका अपक्षय होना। मिट्टी जब जब चट्टान होते हैं, वो चट्टान टूट टूट के जब मिट्टी बनते हैं, छोटे छोटे जब कण में टूट जाते हैं तो वो मिट्टी कहलाता है। जब चट्टान छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगे तो क्या बनता है, मिट्टी बनता है। तो वही जो अग्नि चट्टान होता है, अग्नि चट्टान के विदरिंग के माध्यम से क्या बनता है, ये लाल पीली मिट्टी बनता है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी कैसे बनता है, अग्नि चट्टान के विदरिंग से। इसका रंग लाल होता है। ठीक है, और जल योजन स्थिति में क्या हो जाएगा, पीला रंग का हो जाएगा, है ना। होता है रंग लाल, लेकिन पानी मिला दे तो क्या बन जाएगा, ये पीला रंग का हो जाएगा। और इसका जो लाल रंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड होने की वजह से इसका रंग क्या रहता है, लाल रहता है। और पीला रंग का कारण क्या रहता है, फेरस ऑक्साइड के कारण। ठीक है, फेरस ऑक्साइड के कारण क्या रहेगा, इसका रंग पीला रहेगा। ठीक है, फेरस ऑक्साइड की वजह से पीला रंग रहेगा और फेरिक ऑक्साइड की वजह से क्या रहता है, इसका रंग लाल होता है। इस प्रकार से दोनों को ध्यान में रखेंगे। इसका जो नेचर होता है अम्लीय होता है, लेकिन फिलहाल ये एग्जाम में नहीं पूछा था, इसको ध्यान में मत रखिएगा, है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो एक बार रीड कर सकते हो। इसमें तंबाकू, धान, ये सब की खेती बहुत अधिक होती है। मतलब कि जो लाल पीली मिट्टी है इसमें सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है पूछा जाएगा, तो धान की खेती होती है, तंबाकू की खेती होती है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो ये वाले क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी हमको मिलता है। तो लाल पीली मिट्टी मिलने की वजह से ही वहाँ पर क्या होता है, एक तो धान की खेती बहुत ज़्यादा होता है और तंबाकू की खेती बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग जलोढ़ मिट्टी देखते हैं ना, जलोढ़ मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा धान की खेती होती है। लेकिन खास करके यहाँ पर देखोगे ये वाला जो क्षेत्र है, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में तंबाकू की खेती किया जाता है। तंबाकू की खेती, तो तंबाकू की खेती और धान की खेती, इस वाले क्षेत्र में धान की खेती, इधर तंबाकू खेती। तो धान और तंबाकू की खेती के लिए ये मिट्टी बहुत उपयुक्त होता है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी। इसका देखिए छत्तीसगढ़ में इस मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। छत्तीसगढ़ में इस मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल जो काली मिट्टी होता है और लाल पीली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी को अगर मिला दोगे तो डोरसा बन जाता है। छत्तीसगढ़ के भूगोल में मैं आपको समझाऊंगा, मिट्टी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं पढ़ाया भी हूँ, मिट्टी आप लोग देखे होंगे। तो काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी को जब मिलाया जाता है तो डोरसा बनता है। ठीक है, डोरसा कहलाता है ये, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण से डोरसा बन जाता है। चलिए, तो लाल पीली मिट्टी को हम लोगों ने इस प्रकार से समझा। अब इसके बाद देखिए काली मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये काली मिट्टी है।
काली मिट्टी से हमेशा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अब काली मिट्टी में क्या क्या क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले तो इसका जो नाम है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। काली मिट्टी को और किन किन नामों के माध्यम से जानते हैं। देखो, काली मिट्टी मिलता कहाँ पे है, भारत में कहाँ पे है, तो मैंने बताया कि जहाँ पर इस प्रकार से दक्कन ट्रैप वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ पर दक्कन ट्रैप है, ये इस प्रकार से इसी वाले क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है ऐसे, यहाँ पर काली मिट्टी मिलता है। ठीक है, ये पूरा काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। अब इसके नाम से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख सकते हैं क्या क्या बनता है, जैसे कि कन्हार मिट्टी। ठीक, कन्हार मिट्टी किसको कहते हैं, तो काली मिट्टी को ही कहते हैं। भर्री किसको कहते हैं, काली मिट्टी को ही कहते हैं। चीका किसको कहते हैं, काली मिट्टी को ही कहते हैं। रेगुड़ किसको कहते हैं, तो ये भी काली मिट्टी का ही नाम है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको बोलते हैं, तो ये भी काली मिट्टी का ही नाम है। ठीक है, इसमें क्ले की मात्रा, मतलब जो चीका की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, क्ले की मात्रा बहुत अधिक होती है इस काली मिट्टी में। ये मिट्टी बहुत चिकना होता है। ठीक है, रंग क्या होता है, काला होता है। अब रंग काला होने के पीछे आगे का कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। ये मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकना होता है, इसलिए ये जो मिट्टी होता है इसमें चीका की मात्रा अधिक होती है, फिर क्ले की मात्रा अधिक होती है, हम ये कहते हैं। इस मिट्टी में, मतलब ये मिट्टी कैसे बनता है, ये मिट्टी बनता है बेसाल चट्टानों के अपक्षय या फिर विखंडन से, मतलब कि विदरिंग से, है ना। अपक्षय या विखंडन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। बेसाल चट्टानों की विदरिंग के माध्यम से क्या बनेगा, ये काली मिट्टी बनेगा, ब्लैक सॉइल बनेगा। तो जो बेसाल चट्टान में आपको समझाया था ना, ये वाले क्षेत्र में दक्कन ट्रैप है। ये दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र में क्या क्या मिलता है, बेसाल चट्टान मिलता है, बॉक्साइट खनिज मिलता है, ऐसा कुछ मैं आपको बताया था। तो जो बेसाल चट्टान मिलता है, वही जो बेसाल चट्टान है छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब टूट जाता है, जब उसका विदरिंग होता है, तो क्या बन जाता है, काली मिट्टी बन जाता है। तो बेसाल्ट चट्टान के अपरदन से, बेसाल चट्टान के अपरदन या फिर अपक्षय के माध्यम से क्या बनता है, विदरिंग बनता है। देखो, ये जिस टाइप से यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये आपका व्यापम, पीएससी सभी के लिए फ़ायदेमंद है, और आपका जो पीएससी मेंस है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है मेंस में। ठीक है, देखिए अब इसके बाद यहाँ पर जो ह्यूमस होता है इसमें, ठीक है, इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ह्यूमस और टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति की वजह से इसमें क्या होता है, इसका रंग काला हो जाता है। ठीक है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है और टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट होती है इसमें। ठीक है, मतलब टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट होने के वजह से इसका रंग काला हो जाता है। इसको भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। तो काली मिट्टी का रंग काला होने का रीज़न यही है कि उसमें टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट होता है। इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है, मैं अभी आपको समझाया ना, क्ले की मात्रा अधिक होती है। इसका जो प्रकृति होता है वो बहुत क्षारी होता है। ठीक है, क्षारी प्रकृति का होता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब बाकी सब में अम्लीय क्षारी इंपॉर्टेंट नहीं है, दो मिट्टी है जिसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर क्षारी मिट्टी, सॉरी ये जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी का जो प्रकृति होता है वो क्षारी होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। इसी प्रकार से हम लोग लेटराइट मिट्टी देखेंगे, लेटराइट मिट्टी का जो नेचर होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये दो मिट्टी है जिसमें इसका जो नेचर है, इसका जो प्रकृति है, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे, एक तो लेटराइट मिट्टी को, एक तो यहाँ पर काली मिट्टी को। ठीक है, काली मिट्टी की प्रकृति क्या होती है, क्षारी होती है। इसमें जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, मतलब कि हाईली रिटेंटिव ऑफ वाटर होता है ये। ठीक है, हाईली रिटेंटिव ऑफ वाटर होता है, मतलब कि पानी को सोखने की क्षमता इसके अंदर बहुत होती है। जो काली मिट्टी होता है, काली मिट्टी में आप जैसे बाल्टी में पानी ले लीजिए, बाल्टी में पानी लेकर के बड़ा सा मिट्टी का एक टुकड़ा को वहाँ पर डाल दीजिए, तो पानी, बाल्टी के जो पानी रहेगा उसको धीरे 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 करके पूरा सोख लेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके पूरा क्या कर लेगा, वो सोख लेगा और वो फूल जाएगा। पानी सोखने के बाद क्या होता है, फूल जाता है वो, मतलब कि वो क्या किया, हाईली रिटेंटिव ऑफ वाटर होता है, पानी को सोख लेता है, अपने अंदर धारण कर लेता है। जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, जल धारण क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है, पानी को सोख लेता है। और जब उसको आप धूप में सुखाने के लिए भी रख देंगे तो बहुत लंबे समय के बाद वो सूखेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा सूखने में। इसीलिए क्या होता है, जिस वाले क्षेत्र में, मतलब जिस क्षेत्र में काली मिट्टी होता है, वहाँ पर ऐसे फसल उगाया जाता है जिसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, जिसमें बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब एक बार आप सिंचाई कर दो और लंबे समय तक वहाँ पर पानी में नमी रहेगा, है ना। मतलब 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन तक आपको दोबारा सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर मिट्टी में, मतलब जो मिट्टी रहता है उसमें नमी उपस्थित रहेगा। वहाँ जो काली मिट्टी रहेगा, उस काली मिट्टी में क्या रहेगा, नमी उपस्थित बहुत लंबे समय तक रहेगा। मतलब कि वो हाईली रिटेंटिव वाटर है, पानी को सोख के अपने अंदर रखा है, पानी को अपने अंदर वो पकड़ के रखा हुआ है। इसीलिए तो काली मिट्टी क्या होता है, इसमें जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, याद रखेंगे। सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है इसमें। ठीक है, ये जो काली मिट्टी होता है इसमें बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि अन्य मिट्टी हम लोग बात करेंगे, रेतीली मिट्टी देखेंगे या फिर लेटराइट मिट्टी देखेंगे, उन सब में बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। काली मिट्टी में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वैसे भी आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर काली मिट्टी मिलता है, यहाँ पर पानी भी कम गिरता है।
क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट, इस प्रकार से यहाँ पर पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या कर लेता है, इधर से जो आने वाली मानसून है उसको पूरा रोक लेता है, मानसून को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो यहाँ पर पानी भी कम गिरता है। अब पानी कम गिरने की वजह से वहाँ पर जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है ना, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा गिर जाए तो वहाँ पर लेटरेट मिट्टी बन जाएगा। तो यहाँ का जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। अब और काली मिट्टी में क्या होता है, पानी जल धारण क्षमता मतलब जल धारण क्षमता बहुत अधिक है, पानी को सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और उसमें सिंचाई की भी आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि एक बार आप पानी दे दिए, उसको सिंचाई कर दिए तो बहुत लंबे समय तक सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह मिट्टी इसी सभी गुणों के कारण, क्या क्या गुण के कारण, क्योंकि इसमें ह्यूमस होता है और इसमें जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। इन्हीं सब प्रक्रिया मतलब नेचुरल जो इसका गुण है उसकी वजह से यह मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होता है ना, याद रखेंगे। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है पूछाएगा तो इसी को बताएंगे। अब काली मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होता है। तो इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे भी बहुत सारे जो फसल हैं इधर उगाया जाता है, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास, ये सब की खेती बहुत ज़्यादा होती है। इस मिट्टी को कपास की खेती के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक, कपास की खेती, या फिर इसी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो इस प्रकार से बहुत सारा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब काली मिट्टी का है। ठीक है, काली मिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस मिट्टी को और क्या क्या कहते हैं इस प्रकार से देख लेंगे, भर्री, चीका, रेगुड़, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। और इसी मिट्टी में इसका प्रकृति क्षारीय होने की वजह से महिलाएं इसको शैम्पू की तरह उपयोग करती हैं। ठीक है, बाल धोने के लिए शैम्पू की तरह उपयोग करती हैं। और ये मिट्टी बहुत चिकना भी होता है, इसमें क्ले की मात्रा होती है। तो इन्हीं सब प्रकृति, इन्हीं सब गुणों की वजह से मतलब महिलाएं क्या करती है, अपने बाल को धोने के लिए, और इसका जो नेचर होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, जैसे मिट्टी होता है, सॉरी जैसे साबुन होता है ना, उसी प्रकार से। तो इसी गुण की वजह से महिलाएं क्या करती हैं, इसको अपने बाल धोने के लिए इस मिट्टी का उपयोग भी करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से काली मिट्टी है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 मिट्टियों के बारे में बात किया। ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी देख लिए हैं, जलोढ़ मिट्टी देख लिए, लाल पीली मिट्टी देख लिए, काली मिट्टी देख लिए। अब यहाँ पर लेटराइट मिट्टी को देखना है, पर्वतीय मिट्टी देखना है, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मिट्टी, ये सबको आगे देखते हुए जाना है। तो अब हम लोग लेटराइट मिट्टी को देखते हैं। ठीक है, लेटराइट मिट्टी। अब देखो ये जो मिट्टी है ना, इसमें सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट मिट्टी की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, काली मिट्टी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर लेटराइट मिट्टी इंपॉर्टेंट है। ये 2 मिट्टी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है, लेटराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी के बारे में। चलो, अब यहाँ पर लेटराइट मिट्टी को समझते हैं। लेटराइट मिट्टी, तो ये जो लेटराइट मिट्टी होता है इसको भाठा के नाम से भी जानते हैं, भाठा भी बोलते हैं, मुरुमी मिट्टी भी कहते हैं, इसी को मखरेला नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भाठा भी बोलते हैं, मुरुमी मिट्टी भी कहते हैं, मखरेला भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से इस मिट्टी को पुकारा जाता है। तो ये जो मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पर रहेंगी, तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है, जैसे कि केरल, कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर मिट्टी अधिक पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बारिश हमेशा होते रहती है, मतलब बारिश होती है। बारिश अधिक होने की वजह से वहाँ का जो मिट्टी होता है उसमें निक्षालन हो जाता है, उसमें लीचिंग होता है। ठीक है, निक्षालन जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, लीचिंग होता है। ऐसे लीचिंग होने की वजह से, निक्षालन मैं आपको समझाऊंगा भी होता क्या है। तो लीचिंग होने की वजह से या फिर निक्षालन होने की वजह से ये वाला जो क्षेत्र है, मतलब कि जहाँ जहाँ पे लेटराइट मिट्टी मिल रहा है इस प्रकार से, तो ये वाले क्षेत्र में लीचिंग होने की वजह से ही क्या हुआ है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पर लीचिंग हुआ है, क्योंकि वहाँ पर निक्षालन हुआ है। बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाती है तो मिट्टी का निक्षालन होता है। जैसे कि यहाँ पर मान चलिए कि ऐसे पठार है, ये इस प्रकार से एक पठारी क्षेत्र है। अब ये पठारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अगर बारिश होगी इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश होगी, ऐसे बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से इस मिट्टी में जो छोटे छोटे जो पोषक तत्व रहेंगे, जो पोषक तत्व रहते हैं, जैसे कि मानकर चलिए इसमें क्या रहेगा, एक ह्यूमस होता है ना, ह्यूमस जो होता है, कैल्शियम होता है, ये धीरे धीरे नीचे बह जाएंगे, इस प्रकार से बहकर बाहर चले जाएंगे। मतलब कि इसमें जो ह्यूमस रहेगा, ह्यूमस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ये सभी कहाँ चले जाएगा, बह करके नीचे बह जाएगा, मतलब पानी से बहते हुए नीचे चला जाएगा इस प्रकार से। तो इस मिट्टी में, मतलब कि जो लेटराइट मिट्टी होती है, इसमें कैल्शियम, ह्यूमस, नाइट्रोजन, इन सब की कमी होती है। क्या होती है, कमी हो जाती है। मतलब कि देखो, ये चूना पदार्थ है कि, और जैव पदार्थ मतलब कि ह्यूमस की कमी होती है। तो ह्यूमस मतलब कि जैव पदार्थ, और कैल्शियम और नाइट्रोजन, इन सब की कमी होती है। ठीक है, कमी किस में होती है, इस लेटराइट मिट्टी में होती है। लेटराइट मिट्टी में किसकी कमी होती है, तो इन्हीं सब चीज़ों की होती है। किसकी, कैल्शियम की, जैव पदार्थ की, है ना, ये सब की कमी होती है। और इसमें बचता क्या है,
ठीक है। अब देखो पानी अधिक गिरने की वजह से ये जो हल्के तत्व हैं, जो लाइट एलिमेंट है जैसे कि ह्यूमस हो गया, कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो सभी धुल धुल कर बाहर निकल गया। तो इसमें बचेगा क्या? तो इसमें बचता है क्या? इसमें बच जाता है एल्युमिनियम, ठीक है, Al, आयरन, Fe। ये जो भारी तत्व होते हैं ये बचे रहते हैं इसमें, ठीक है। जो भारी तत्व होते हैं, जो आयरन हो गया, जो एल्युमिनियम हो गया, वो इसमें बचे रहते हैं, वो धुल कर बाहर नहीं निकलता। इसी वजह से इस मिट्टी में आपका Fe और Al की अधिकता होती है। इस मिट्टी में क्या होता है? आयरन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, याद रखेंगे। किसकी कमी होती है और किसकी अधिकता होती है इस मिट्टी में, बहुत ज़्यादा एग्जाम से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इस मिट्टी में मतलब इस मिट्टी का जो नेचर होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। इसको भी याद रखेंगे, एग्जाम में ये भी पूछा गया है। और इसके बाद इसमें जो अगर इसमें उगाना है हमको, ठीक है, कोई फसल अगर उगाना है तो वैसे फसल उगा पाएंगे जो कि बागानी फसल हो, जैसे कि टमाटर हो गया, आलू हो गया, चाय हो गया, लीची हो गया। वैसे जो बागानी फसल होते हैं वही फसल हम इसमें उगा सकते हैं। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जसपुर वाले क्षेत्र होता है, जसपुर वाला क्षेत्र है, जसपुर हो गया, मैनपुर मतलब मैनपाट हो गया, बलरामपुर हो गया। तो इस वाले क्षेत्र में जब जाओगे, जितना भी पाठ प्रदेश वहाँ पर है ना, जसपुर पाठ, सामरी पाठ है ना, मैन पाठ हो गया, और बहुत सारे जो भी पाठ प्रदेश है वहाँ पर, लहसुन पाठ हो गया, जारंग पाठ है, जमीर पाठ है। तो ये वाले क्षेत्र में जब जाओगे तो वहाँ पर बागानी फसल बहुत अधिक उगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेटराइट मिट्टी मिलता है। और लेटराइट मिट्टी में कोई फसल उगाओगे तो उस फसल के जड़ें मजबूत नहीं होती हैं। उसको अगर उखाड़ना चाहोगे तो बहुत आसानी से वो पेड़ को उखाड़ा जा सकता है, क्योंकि उस मिट्टी में उसकी जड़ें मजबूत नहीं हो पाती। मतलब जो भी पेड़ पौधे उगाओगे तो उसमें, क्योंकि उसमें ह्यूमस नहीं है और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स वगैरह होने चाहिए वो सब इसमें नहीं रहते हैं। बड़े बड़े कंकड़ पत्थर टाइप के रहते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गए और आयरन हो गया। मुरुम जानते हैं ना, मुरुम। तो मुरुम में आप अगर बड़े बड़े पेड़ उगाना चाहोगे तो नहीं उगता है, क्योंकि जड़ें उसके मतलब मजबूत नहीं बन पाती हैं। जैसे ही कोई पेड़ आता है उखड़ कर गिर जाएगा वो पेड़, ठीक है, वो जड़ें उसके मजबूत नहीं हो पाती। जिस प्रकार से दूसरे मिट्टी में होता है ना, काली मिट्टी वगैरह में बड़े बड़े पेड़ उग जाएंगे, या फिर और जो लाल पीली मिट्टी उसमें बड़े बड़े पेड़ उग जाएंगे। तो लेटराइट मिट्टी में ऐसे बड़े बड़े वृक्ष नहीं उगाए जा सकते हैं। इसमें छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो सब उगाए जा सकते हैं, जिसके जड़ें बहुत कमज़ोर होती हैं, जिसको आसानी से उखाड़ा जा सके, वैसे टाइप के फसल इसमें उगता है। तो जैसे कि चाय की खेती इसमें बहुत ज़्यादा की जाती है, टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, आलू की खेती की जाती है। आप जाएंगे जसपुर वाले क्षेत्र में तो वहाँ पर टमाटर की राजधानी बोलते हैं लुड़ेक को, हैं, लुड़ेक को क्या बोलते हैं जसपुर में? लुड़ेक को टमाटर की राजधानी बोलते हैं। आलू की खेती बहुत ज़्यादा होती है, मैनपाट साइड चले जाओ वहाँ पर आलू की खेती बहुत ज़्यादा की जाएगी। तो ऐसे टाइप का ये बागानी फसल इसमें उगाते हैं, ठीक है। मतलब लेटराइट मिट्टी में क्या करेंगे, बागानी फसल मुख्य रूप से उगाया जाता है। और लेटराइट मिट्टी को अन्य नाम से क्या क्या मैंने बोला यहाँ पर, भाठा भी बोलते हैं, मुरुमी मिट्टी भी कहते हैं, मखरेला के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अलग अलग इसका नाम है। तो ये सब चीज़ें होती हैं लेटराइट मिट्टी में, ठीक है। बागानी फसल उगाते हैं और जो भी चीज़ें हैं इस प्रकार से आप लोगों ने समझ लिया। ये हमारे भारत में कहाँ कहाँ मिलेगा? तो ये पूरा पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है ना, पूरा पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में मिलेगा। पश्चिमी घाट मतलब कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो ये वाला क्षेत्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कोस्टल एरिया है, इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा ये लेटराइट मिट्टी मिलेगा। इसके अलावा ये तमिलनाडु का ये वाला क्षेत्र है, जहाँ पर लौटते हुए जब मानसून आता है तो बहुत ज़्यादा बारिश करा देती है, तो इस वजह से यहाँ पर भी क्या रहता है, लेटराइट मिट्टी है। यहाँ पर देखोगे छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी क्या रहता है, लेटराइट मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है। जसपुर, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, जसपुर वाला क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर भी क्या है, लेटराइट मिट्टी पाया जाएगा। इधर आप मेघालय वाले क्षेत्र में देखोगे, मेघालय में जो मासिन राम है, चेरापूंजी है, ये वाला क्षेत्र हो गया, असम का कुछ हिस्सा हो गया, तो वो वाले क्षेत्र में क्या मिलता है, लेटराइट मिट्टी मिलता है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, जहाँ जहाँ पर क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ जहाँ पर बारिश होगी वहाँ पर निक्षालन होगा, लीचिंग होगा मिट्टी का, वहाँ पर लीचिंग होते जाएगा, और लीचिंग होने की वजह से मिट्टी क्या हो जाएगी, वहाँ पर धुल करके निकल जाती है। मतलब मिट्टियों में जो पोषक तत्व होते हैं, ह्यूमस होता है, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ये सब धुल धुल कर बह जाते हैं। बचता क्या है, एल्युमिनियम बच जाता है, मतलब फेरस बच जाता है, एल्युमिनियम बच जाता है, मतलब फेरस नहीं, ये आयरन और एल्युमिनियम ये सब बचे रहते हैं। तो इस मिट्टी में अगर पूछा जाएगा तो इसकी अधिकता होती है, इसकी कमी होती है। कमी किसकी होती है, अधिकता किसकी होती है, ऐसे दिमाग में अच्छे से उसको रखिएगा। तो ये हुआ लेटराइट मिट्टी। अब लेटराइट मिट्टी के बाद देखिए पर्वतीय मिट्टी। अब ये पर्वतीय मिट्टी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पर्वतीय मिट्टी इस प्रकार जो पहाड़ी क्षेत्र है वो वाले क्षेत्र में मिलेगा। अब इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में क्या होती है, जीवाश्म की मात्रा मतलब कि ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि मतलब पहाड़ों में आप देखोगे तो पहाड़ में पेड़ पौधे बहुत सारे उगे रहते हैं। पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं वो ज़मीन पर गिरते हैं और गिर करके सड़ गल करके ह्यूमस बन जाता है।
लेकिन ये भी इसका नुकसान है कि इसमें मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। सॉइल इरोजन क्यों होता है? क्योंकि इन ढलानों में इस प्रकार से, जैसे कि पहाड़ है, ये पहाड़ के ढलान में इस प्रकार से पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे जो ह्यूमस वाला जो मिट्टी है वहाँ पर बना हुआ है ना। यहाँ पर पतली परत के रूप में मिट्टी पाया जाएगा। इस प्रकार से जो मिट्टी रहेगा क्या रहेगा, पतला परत के रूप में रहेगा। और जब जब यहाँ पर बारिश होगा, बारिश होने की वजह से यहाँ पर मिट्टी का सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये मिट्टी इस प्रकार से ढलान से बहते हुए नीचे चले जाएंगी, होंगी ना, ऐसी कुछ होगा। तो इसी वजह से इधर जो भी हमको पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी जो मिट्टियाँ देखने को मिलती है, पहाड़ों के ढलानों में जो भी मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं, उनमें सॉइल इरोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सॉइल इरोजन होने की वजह से इस प्रकार से वो जो मिट्टी है, बारीक कण की जो मिट्टी है, वो इन नदियों के माध्यम से इस प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं। इस प्रकार से गंगा सिंधु वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र हो गया, इस वाले पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो हमको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। जलोढ़ मिट्टी किससे बना है? ह्यूमस के माध्यम से ही बनता है। वहाँ पर जो जैव पदार्थ है वो बह बह कर आते हैं नदियों के माध्यम से, वहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी बनते जाता है। तो ये जो पर्वतीय मिट्टी है, इसमें सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। सॉइल में मतलब पहाड़ों के ढलानों में, पहाड़ के जो ढलान है, इस ढलान में जो मिट्टी पाया जाता है वो कौन सी मिट्टी है? ये पर्वतीय मिट्टी है। और इसमें सॉइल इरोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। बारिश होने की वजह से मृदा वहाँ से धुल धुल के ये मैदानी क्षेत्र में आ जाता है ऐसे। तो मृदा अपरदन की वजह से यह मिट्टी पतली परत के रूप में, मतलब थिन लेयर के रूप में हमको दिखाई देता है। ये मिट्टी क्या होता है, बहुत पतला होता है, ज़्यादा मोटा नहीं रहता, बहुत पतली पतली परत के रूप में हमको पहाड़ों के ढलानों में दिखाई देता है। चलो अब इसके बाद देखिए शुष्क अथवा मरुस्थलीय मिट्टी। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाले क्षेत्र में शुष्क अथवा मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगा। इस प्रकार से जो भी डिटेल यहाँ पर लिखा गया है उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। यह अत्यधिक तापमान वाला क्षेत्र होता है और शुष्क जलवायु वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर इसका विकास होता है। जहाँ पर ताप ज़्यादा रहेगा और शुष्क जलवायु रहेगा, मतलब जहाँ पर बारिश नहीं होगी, उस वाले क्षेत्र में क्या रहता है, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मिट्टी रहता है। जैसे कि पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, मतलब पंजाब का दक्षिण वाला हिस्सा हो गया, पश्चिमी हरियाणा, मतलब ये वाला क्षेत्र हो गया पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी गुजरात, गुजरात का उत्तरी वाला क्षेत्र हो गया, पूरा राजस्थान हो गया। इस वाले क्षेत्र में क्या मिलता है, शुष्क अथवा मरुस्थलीय मिट्टी मिलता है। इस मृदा में रेत सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इसमें रेत क्या होती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी वजह से यह मिट्टी क्या रहता है, इनफर्टाइल रहता है, ठीक है। इनफर्टाइल यह मिट्टी रहता है, मतलब कि अनुपजाऊ होता है। यह मिट्टी क्या रहता है, अनुपजाऊ होता है, क्योंकि इसमें रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। रेत की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है इसमें। इस मृदा में सामान्यतः कम जल की आवश्यकता पड़ने वाली फसलों को उगाते हैं। हालांकि इसमें तो ज़्यादा ऐसा कोई फसल नहीं उगाता है, मतलब ऐसा फसल नहीं उगाया जाता है, लेकिन इस मिट्टी में कहीं कहीं पर अगर कुछ फसल उगाया जाता है तो वहाँ पर ऐसे फसल उगाते हैं जिसमें कम जल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, तिलहन हो गया, वैसे फसल उगाते हैं जिसमें पानी की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लवणीय मृदा, ठीक है, सलाइन सॉइल। तो ये जो सलाइन सॉइल है ये कहाँ पे रहेगा, जैसे सलाइन सॉइल जहाँ पर रहता है ना, तो आप इसको जैसे ध्यान से देखेंगे तो मिट्टी में इस प्रकार से ऊपर में पतला पतला वाइट आपको लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। वाइट इस प्रकार से नमक का परत चढ़ा हुआ है, ऐसा टाइप का हमको देखने को मिलता है। या फिर फफूंद आ जाता है ना मिट्टी वगैरह में, तो फफूंद इसमें लगा हुआ है, ऐसा टाइप का आपको दिखेगा। तो ये जो मिट्टी होता है, यह जलाक्रांत वाला जो क्षेत्र होता है, मतलब कि वाटर लैंडेड जो एरिया होता है, मतलब वाटर लॉक्ड एरिया जो होता है, जैसे कि जलाक्रांत वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर पानी, समुद्र का जो पानी होता है वो स्थल वाले भाग में घुस जाता है, जैसे कि कहीं कहीं पर लेक बन जाता है, चिल्का झील वगैरह हो गया, वैसे क्षेत्र हो गया। जो अनूप वाला जो क्षेत्र होता है, मतलब जो लैगून झील होता है, उसके आसपास वाला क्षेत्र में ज़्यादा यह मिट्टी पाया जाता है। खास करके गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात में देखेंगे तो वहाँ पर जो सलाइन सॉइल है बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, क्योंकि गुजरात में क्या होता है, कच्छ का रण है, उस कच्छ के रण में पानी अंदर घुसा हुआ है, समुद्र का जो पानी है वो क्या है, अंदर घुसा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये कच्छ का रण यहाँ पर है, इस कच्छ के रण में समुद्र का पानी इस प्रकार से अंदर घुसा हुआ है। तो ये वाले क्षेत्र में क्या है, सलाइन सॉइल ही हमको देखने को मिलता है, ठीक है। पश्चिमी गुजरात देखो, ये गुजरात में बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। पश्चिमी गुजरात हो गया, पूर्वी तटीय के डेल्टाओं वाला क्षेत्र हो गया, सुंदरवन के डेल्टा वाला क्षेत्र हो, कच्छ का रण हो गया, ठीक है। कच्छ का रण को याद रखेंगे। तो ये जो भी क्षेत्र है यहाँ पर सलाइन सॉइल हमको देखने को मिलता है। इसमें साल्ट की मात्रा अधिक होती है, इसमें लवण की मात्रा क्या होती है, अधिकता होती है। कृषि के दृष्टिकोण से अनुर्वर होता है, इनफर्टाइल होता है। ये मिट्टी क्या होता है, इनफर्टाइल होता है, इसमें कृषि नहीं की जाती, मतलब नहीं की जाती है, क्योंकि अनुपजाऊ होता है ये मिट्टी। इसमें साल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो होता है अनुर्वर हो जाता है, ठीक है, इनफर्टाइल हो जाता है। इसमें वनस्पतियों का अभाव होता है, मतलब इसमें मतलब जीवाश्म रहेगा उसका अभाव रहेगा, वनस्पतियों का अभाव होता है, मतलब कि इसमें पेड़ पौधे जीवाश्म ही नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे कहाँ से उगेंगे,
तो पेड़ पौधे भी नहीं रहते हैं, वनस्पति इसमें नहीं उगाए जा सकते, नहीं उगते हैं, क्योंकि अनुर्वर मिट्टी है ना, अनुपजाऊ मिट्टी है। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि रेह बोलते हैं, ऊसर बोलते हैं, थुर बोलते हैं, कल्लर बोलते हैं। तो अलग अलग जगह में इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, रेह, ऊसर, थुर, कल्लर, एक सब इधर जैसे कि यूपी साइड चले जाओगे तो वहाँ पर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। मतलब कि अगर कहीं पर खेत में मान के चलो बहुत ज़्यादा अगर सिंचाई कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पर खाद वगैरह का छिड़काव किया जाएगा, जो भी रासायनिक खाद होता है वो रासायनिक खाद का बहुत अधिक अगर छिड़काव अगर किया जाए उसमें, तो वो जो मिट्टी होता है वो भी लवणी मृदा में परिवर्तित हो जाता है, सलाइन सॉइल वहाँ पर बन जाता है। मतलब मिट्टी में इस प्रकार से ऊपर में वाइट वाइट कलर का इस प्रकार से लेयर आपको देखने को मिल जाएगा, और ये मिट्टी क्या हो जाता है, अनुर्वर हो जाता है। बोलते हैं ना, खेतों में ज़्यादा अगर रासायनिक खाद अगर छिड़का जाए, यूरिया, डीएपी, ये जो भी चीज़ें होती हैं ना, उसको अगर बहुत अधिक अगर छिड़काव किया जाए तो मिट्टी अनुपजाऊ बन जाता है, अनुर्वर बन जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लवणी मृदा या फिर सलाइन सॉइल। इसके बाद आता है पिटमय, मतलब कि पीट सॉइल एंड ऑर्गेनिक सॉइल। पीट और ऑर्गेनिक सॉइल जो होता है वो कहाँ पे रहता है, तो वो भी इसी क्षेत्र में रहेगा। लेकिन ये होता क्या है, जब नदियों के द्वारा इस प्रकार से छोटे छोटे मिट्टी के कण बहा कर लाए जाते हैं और इसको इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र में इस प्रकार से बिछा दिया गया, मतलब ये वाले क्षेत्र में इकट्ठा कर दिया गया है इस प्रकार से डेल्टा के रूप में। नदियाँ अपने साथ मिट्टी के कण तो बहा कर लाती हैं, लेकिन समुद्र में मिलने से पहले यहाँ पर छोटे छोटे डेल्टा बनाए थे, इस प्रकार से डेल्टा के रूप में हमको देखने को मिल जाता है। डेल्टा वहाँ पर बन जाता है। ठीक है, जैसे मानकर चलो इस प्रकार से समुद्री तट है, यहाँ पर कोई नदी आया तो ये अपने अलग अलग भाग में इस प्रकार से बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से नदियाँ अलग अलग भाग में बढ़ जाएंगी और यहाँ बीच बीच में क्या बन जाएगा, ऐसे टापू टापू बन जाएगा, टापू टाइप का, ये डेल्टा कहलाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बीच में डेल्टा बन जाएगा। तो जो टापू होता है, डेल्टा होता है, इन्हीं सब क्षेत्र में यहाँ पर ये पीट मृदा अथवा ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है, पीटी सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल यहाँ पर बनता है, क्योंकि इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। ह्यूमस, क्योंकि यहाँ पर नदियों के द्वारा क्या किया जा रहा है, ह्यूमस को बहा बहा कर लाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ से ह्यूमस को बहा बहा कर इस प्रकार से इधर लाया गया है और ये ह्यूमस यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें जीवाश्म के अंश और ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है इस मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में, पीटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल में। ठीक है, जीवाश्म की मात्रा होती है ये सब में, इस प्रकार से है। इसमें मैंग्रोव वनस्पति बहुत अधिक उगते हैं, जैसे कि यहाँ पर सुंदरवन के डेल्टा में चले जाओ, मैंग्रोव जो वनस्पति है वो बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर उगे रहते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति आप जैसे देखे होंगे गूगल में, फिर सर्च करके देखिएगा कैसे दिखाई देता है। वैसे वनस्पतियाँ जो डेल्टा वाले क्षेत्र में उगते हैं ना, उसको मैंग्रोव वनस्पति बोलते हैं, जिसकी जड़ें बहुत लंबी लंबी होती हैं और ज़मीन तक जाई रहती है। मतलब पेड़ जितना भी वनस्पति उसको आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर वो उगे हुए हैं, लेकिन उनकी जड़ें लंबी लंबी होती हैं, पानी के अंदर डूबी रहती हैं और ज़मीन तक वो पहुँची रहती हैं, ऐसा टाइप का होता है। तो डेल्टा वाले क्षेत्र में कहीं पर अगर ये जो मैंग्रोव वनस्पति उगा है, मतलब समझ जाइएगा कि वहाँ पर पीट एंड ऑर्गेनिक सॉइल बहुत अधिक मात्रा में होगा। वहाँ पर जो डेल्टा बना हुआ है उस डेल्टा में क्या रहेगा, पीट एंड ऑर्गेनिक सॉइल रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पिटमय और ऑर्गेनिक सॉइल है इसको भी हम लोगों ने समझ लिया। मिट्टी के हम 8 प्रकार देख लिए। ठीक है, मिट्टी के हम लोगों ने 8 प्रकार को समझ लिया। जड़ों मिट्टी देख लिया, लाल पीली मिट्टी देख लिया, काली मिट्टी हम लोगों ने पढ़ लिया, लेटराइट, ये जितने भी मिट्टी सबको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, मतलब जितना भी मिट्टी इसके बारे में हल्का फुल्का आपको मैं बताते हुए चलूँगा। जो जलोढ़ मिट्टी है इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र में मिलता है, इसको कांप मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसी को कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें बांगर खादर 2 प्रकार से हम लोगों ने देखा है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसको हम खादर के रूप में जानते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसको हम बांगर के रूप में जानते हैं। इसमें जीवाश्म की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में ये हम लोगों ने देखा। लाल पीली जो मिट्टी होता है ये बनता कैसे है ना, ये कैसे बनता है, जो अग्नेय चट्टान होता है, इग्नियस जो रॉक होता है उसके विखंडन या फिर उसके विदरिंग के माध्यम से बनता है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को और क्या बोलते हैं, मटासी मिट्टी के नाम से छत्तीसगढ़ में उसको जाना जाता है। और लाल पीली मिट्टी के बारे में 2-4 विशेषताएं हम लोगों ने और देखा था। काली मिट्टी इस प्रकार से यहाँ पर है। इस काली मिट्टी को और क्या बोलते हैं, काली मिट्टी को काली मिट्टी को रेगुड़ बोलते हैं, चीका बोलते हैं, भर्री बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग नाम से हम लोग इसको जानते हैं काली मिट्टी को। काली मिट्टी में क्या होता है, क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है और टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल हो जाता है काली मिट्टी में, है ना। ये सब चीज़ देखें। जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है इस काली मिट्टी के, पानी को सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, वाटर रिटेंटिव जो प्रॉपर्टी होती है बहुत अधिक होती है, ये हम लोगों ने समझ लिया है। लेटराइट मिट्टी, जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी उस वाले क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी मिलेगा। इसमें निक्षालन होता है, इसमें लीचिंग होता है। लीचिंग होने की वजह से इसमें से मिट्टी धुल कर बाहर चली जाती है। इसमें जो ह्यूमस होता है, नाइट्रोजन होता है, इन सब की कमी हो जाती है। ह्यूमस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, इन सब की कमी हो जाती है। और लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता हो जाती है,
आयरन की अधिकता हो जाती है, एल्यूमिनियम की अधिकता हो जाती है। लेटराइट मिट्टी को और किस किस नाम से जाना जाता है पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे इसको भाठा भी बोलते हैं, मुरमे मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। मखरेला भी बोलते हैं, यूपी साइड चले जाओगे तो अलग अलग नाम है इसका लेटराइट मिट्टी का। पर्वतीय मिट्टी जहाँ जहाँ पर पहाड़ वाले क्षेत्र है, इस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर रहेगा, पतली परत के रूप में वहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है इस वाले क्षेत्र में, मतलब कि मिट्टी वाले जहाँ पर पर्वतीय मिट्टी रहेगा वहाँ पर सॉइल इरोजन की मात्रा बहुत अधिक होगी। शुष्क अथवा मरुस्थलीय मिट्टी ये वाले क्षेत्र में देख लिए हैं। लवणी मृदा और यहाँ पर पीट सॉइल या फिर पीटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल, ये मिट्टी हम लोगों ने देख लिया कि समुद्र के आसपास वाला जो क्षेत्र रहेगा, जहाँ जहाँ पर समुद्र का पानी स्थल वाले क्षेत्र में घुसा रहेगा, जहाँ पर साल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी, जहाँ का मिट्टी लवड़ी होगी, जहाँ पर साल्ट मतलब कि सलाइन सॉइल होगी, है ना, जहाँ पर सलाइन सॉइल रहेगा वो ये है। और जहाँ जहाँ पर अगर जैव मृदा मतलब कि ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, नदियों के द्वारा बहा बहा कर जो ह्यूमस लाया गया है वहाँ पर इस प्रकार से डेल्टा वाले क्षेत्र में उसको छोड़ दिया गया है, तो उस वाले क्षेत्र में पीट अथवा ऑर्गेनिक सॉइल रहेगा, पीटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल रहेगा। तो इस प्रकार से पूरा ये मिट्टी का टॉपिक जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, शुरू से आखिर तक अच्छे से कंप्लीट करिएगा। चलिए बाकी अब अगले क्लास में दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। धन्यवाद।